हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना। आज का जो अपना टॉपिक है वह कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर और डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर। यानी जो एग्जामिनर आता है वो आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछता है टेबल वाई वाई के अंदर और कौन से क्वेश्चंस होता है जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए देता है। आज उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रिकॉर्ड बनवाया जाता है, ठीक है, जो आप जिस कॉलेज से आप जहाँ से आप जो भी डीएमएलटी बीएमएलटी या जो भी कोर्स कर रहे होते हैं वहाँ से आपको रिकॉर्ड बनवाया जाता है। उस रिकॉर्ड के अंदर फर्स्ट में जो इंडेक्स होता है वहाँ पे आप अपना नाम फिल करते हो, आपके सारे एक्सपेरिमेंट फिल करते हो कि आपने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किए हैं, उन सभी का पूरा प्रॉपर डाटा बनाते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू या फिर कौन से क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे, कि आप मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस परफॉर्म करने रहेंगे। तो फर्स्ट मोस्टली जो होता है आपको एग्जामिनर परफॉर्म करने के लिए देता है वो एचबी एस्टिमेशन किया जाता है सालिस मेथड के थ्रू। ठीक है, सालिस मेथड के थ्रू एचबी एस्टिमेशन आपको करना होता है और उसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी होती है और आपके रिकॉर्ड में आपको उसको मेंशन करना होता है जो भी आपको आंसर शीट दी जाती है। इसका वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से पूरा मेथड देख सकते हो कि सालिस मेथड के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, इस मेथड के आपसे वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है कि यार इस मेथड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस है बाकी अदर मेथड्स के कंपेयर में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है कंपैरिजन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में होता है कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन, कि आपको पीबीएफ बनाना आना चाहिए कि पीबीएफ कैसे बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि पीबीएफ बेसिकली अपन दो तरीके से बनाते हैं, एक होती है थिक स्मेयर बनाते हैं, एक थिन स्मेयर बनाते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैलकुलेट टीएलसी काउंट, ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करना होता है आपको न्यूबार चैम्बर में, आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए वो बोल सकता है, या टोटल आरबीसी काउंट करने के लिए भी वो बोल सकता है। ये क्वेश्चन कॉमनली एग्जामिनर आपको परफॉर्म करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि डीएलसी काउंट करना होता है पीबीएफ बना के, यानी आपने पीबीएफ बना लिए, उसको आपको जो माइक्रोस्कोप में फोकस करना है, फोकस करने के बाद में डीएलसी काउंट करें, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना है, यानी न्यूट्रोफिल्स कितनी है, ठीक है, या फिर न्यूट्रोफिल्स को फोकस करने के लिए आपको कह सकता है वो कि बेजोफिल्स कितनी है, इनका परसेंटेज कितना है, वो चीज़ आपको डीएलसी में काउंट करना होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है अपने पास में वो होता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको अपन हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं, कि पीसीवी क्या होता है। ठीक है, इसको अपन कैसे परफॉर्म करते हैं वो अपन अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है ईएसआर की वैल्यू डिटेक्ट करना, ईएसआर क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे डिटेक्ट करेंगे अपन, जो जनरली वेस्टर्न मेथड के थ्रू परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है आपको एग्जाम हॉल के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डिटरमाइन द गिवन ब्लड ग्रुप इज़ प्रेजेंट, कि कोई भी आपको एक सैंपल दे देंगे, ठीक है, जैसे कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी आपको एक सैंपल आके दे देते हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। आपको वहाँ पे एंटी सीरा दिए जाते हैं और उन एंटी सीरा को आप ब्लड सैंपल के साथ मिक्स करके आप पता करते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल कंटेंट इन द यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल में कौन सा कंटेन है जो एबनॉर्मल है। लाइक जैसे पूरे डिटेल में अपने यूरिन एग्जामिनेशन स्टडी की थी कि वहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज़ है, यूरोबिलिरोजन है, बॉयल सोल्ट्स है, जो भी एबनॉर्मल कंटेन होता है यूरिन सैंपल में वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर आपको परफॉर्म करने के लिए देता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे जो टेबल वाइवा में आपसे पूछा जाता है, ये तो आपको वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होता है, तो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है जो आपको परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। अब विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन द लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में वो बात करेगा कि इन इंस्ट्रूमेंट का यूजेस क्या है। ठीक है, आप इनको कैसे यूज़ करोगे, इनको कैसे क्लीनिंग करनी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, उन्हीं सभी के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो बेसिक जो क्वेश्चन होता है वही होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेरियस पिपेट्स के बीच में, कि आप अलग अलग पिपेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे आरबीसी पिपेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डब्ल्यूबीसी को कैसे करोगे, एचबी पिपेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और वेस्टर्न पिपेट कौन सी होती है और वेंट्रोप ट्यूब कौन सी होती है, इनको आइडेंटिफाई करना होता है आपको। जैसे आरबीसी पिपेट को आइडेंटिफाई करने का बेसिक तरीका होता है कि उसके अंदर एक रेड कलर का बीड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसकी जो मार्किंग होती है वो 0.5 से 1 देन 101 मार्किंग होती है, और उसका जो माउथ पीस होता है वो जनरली रेड कलर का होता है। ठीक है,
ये आप इस तरीके से आरबीसी पिपेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी पिपेट को भी आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी जो मार्किंग है वो 0.0 से 0.5 से लेके 1 फिर 11 होती है और उसमें रेड कलर का बीड प्रेजेंट होता है। माउथ पीस इसका वाइट कलर का होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट और एचबी पिपेट में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। आप उसको डेफिनेटली जाके देखें क्योंकि एग्जामिनर का ये क्वेश्चन तो डेफिनेट होता ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद में वो आपसे पूछता है कि विंटॉप ट्यूब में वेस्टिंगियन पिपेट में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कई बार एग्जामिनर थ्रू कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ आपको पता है कि दोनों से ही अपन क्या कर सकते हैं, ईएसआर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इनकी सिमिलैरिटीज़ होती है कि दोनों से आप दोनों पिपेट से आप ईएसआर डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपन विंटॉप ट्यूब की बात करें तो विंटॉप ट्यूब में क्या होता है, दोनों साइड मार्किंग होती है, लाइक अपर से भी होती है और उसकी मार्किंग नीचे से भी होती है, दोनों साइड से मार्किंग होती है उसकी। ऊपर की जो मार्किंग होती है वो जनरली अपन ईएसआर के लिए यूज़ करते हैं और नीचे की जो मार्किंग होती है वो अपन पीसीवी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वेस्टर्न पिपेट के अंदर अपन जनरली ईएसआर परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो आपसे इसकी लेंथ के बारे में पूछता है, तो इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है, बट इसकी जो मार्किंग होती है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी मार्किंग सिर्फ 200 तक होती है। अगर आपने कभी देखा होगा पिपेट को, नीचे 0 से लेकर 200 तक सिर्फ मार्किंग होती है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका बॉर्ड 2.5 mm होता है और सेम इसका भी बॉर्ड 2.5 mm भी होता है। तो विंटॉप ट्यूब से आप ईएसआर पीसीवी दोनों को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न पिपेट से बेसिकली सिर्फ अपन ईएसआर को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इसके बोर्ड्स और उसकी लेंथ के बारे में आपसे पूछ सकता है और उसकी मार्किंग कहाँ तक होती है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मार्किंग इसकी 20 सेंटीमीटर तक होती है या फिर आपको 200 mm कह दीजिए, ठीक है। बट इसकी लेंथ कितनी होती है, 300 mm होती है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है कि एचबी एस्टिमेशन, ये आपको मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एचबी एस्टिमेशन आपको जनरली दिया ही जाता है, तो बेसिकली वो सालिस मेथड के थ्रू दिया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सालिस मेथड में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटर यूज़ करते हैं, सालिस ग्रेडेड हीमोग्लोबिन ट्यूब यूज़ करते हैं, सालिस पिपेट होती है, एक स्टीयर होता है जो ब्लड सैंपल और एसिड को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसके बारे में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट बात की थी मैंने आपसे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्या होती है, जैसे दो टाइप की स्मेयर बनाई जाती है वैसे तो, एक होती है थिन स्मेयर, एक होती है थिक स्मेयर। थिक स्मेयर जो होती है उसमें अपन किसी भी चीज़ की, बेसिकली जो थिन और थिक स्मेयर होती है वो पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्मेयर कितने टाइप से बना सकते हो, तो आपको आंसर देना होगा कि थिक स्मेयर बना सकते हैं अपन और थिन स्मेयर बना सकते हैं। थिक स्मेयर होती है जो पैरासाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब पैरासाइट कौन सा है, लाइक प्लाज्मोडियम है या फिर ट्रिप्नोजोमा है, कौन सा पैरासाइट है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है। थिन स्मेयर जो बनाते हैं तो वो उसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है, यानी जो पैरासाइट है, जैसे मैंने अभी बात की थी प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशीज़ है वो थिन स्मेयर में अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये अलग चीज़ है। बट बेसिकली आप लोगों से ये नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में ब्लड की स्मेयर बनानी होती है जिसमें सेल्स को डिटेक्ट करना होता है। जिसमें क्या करते हो आप, लाइक यहाँ पे एक ड्रॉप लेते हो और उसको अपन स्प्राइडर की हेल्प से क्या करते हैं, स्प्राइड करके आप स्मेयर बनाते हो और उसमें सिर्फ सेल्स को डिटेक्ट करते हो, ठीक है। तो सेल्स डिटेक्ट जो करते हैं वो होती है प्लेटलेट्स डिटेक्ट करते हो आप, ये तो न्यूट्रोफिल्स हो सकता है, बेजोफिल्स हो सकता है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी भी डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे न्यूट्रोफिल्स की जो बैंड्स होती है उनको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितनी बैंड्स उसमें प्रेजेंट है। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है 2 to 5 बैंड्स होती है, 2 to 6 भी हो जाती है कभी कभी, तो बैंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये आप बेसिकली पीवीएफ के अंदर डिटेक्ट करते हो। नेक्स्ट होता है अपने पास में कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, हेमाटोक्रिट क्या होता है, ये कई बार आपसे पूछा जाता क्वेश्चन है। तो पीसीवी से आप बता सकते हो कि जो आरबीसी की जो कितनी वॉल्यूम है वो पैक्ड हो चुकी है, सारे आरबीसी आपस में कितने पैकिंग उनकी हो चुकी है, ठीक है। उसको जनरल में पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, फिर आप उसको हेमाटोक्रिट भी बोलते हो। इससे वो आप इसका वो सिग्निफिकेंस आपको पूछ सकता है कि यार इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली इसको एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए और पॉलीसाइथीमिया वगैरह डिटेक्ट करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। देखो अब क्या होता है, अगर ये जो हेमाटोक्रिट की वैल्यू है अगर वो डिक्रीज़ हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, जनरल से बात है, क्योंकि
आरबीसी की वैल्यू मतलब आरबीसी का जो वॉल्यूम है यानी नंबर ऑफ आरबीसी कम हो गई है तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, यानी पैकिंग की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, तो उससे एनीमिया हो जाएगा। अपन बता सकते हैं कि जो पेशेंट के अंदर क्या है कि आरबीसी की कमी है, तो वो यहाँ से आप बता सकते हो। अगर उसके अंदर क्या है कि जो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन पेशेंट में क्या हो चुका है, पॉलीसाइथेमिया हो चुका है, कि पेशेंट के अंदर आरबीसी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और कई बार नंबर डिहाइड्रेशन में भी बढ़ जाता है, और कंजेनिटल हार्ट फेलियर डिजीज़ के अंदर भी जो है पैक्ड सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या होना चाहिए, प्लाज्मा से थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि 45% तक सेल्स होती है जो आप कंपोजिशन में पढ़ते हो, जब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हो, और 55 जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ये कंपोजिशन मेंटेन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर सेल्स हो जाती है दैट मीन एबनॉर्मल है, कम है तो भी एबनॉर्मल हो जाती है, कम होती है तो एनीमिया हो जाता है, ज़्यादा होता है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बेसिकली ईएसआर आपको डिटेक्ट करना होता है दोनों मेथड्स के थ्रू। कई बार ये आपसे पूछ लेता है कि ईएसआर कौन कौन से मेथड से डिटेक्ट करते हैं। तो एक होता है अपने पास में वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, दूसरा होता है विंट्रॉप मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड आपको पता ही है कि क्या करना है, अपन को सैंपल को फिल करना है सोडियम साइट्रेट वगैरह ब्लड सैंपल मिक्स करके, और उसको 1 घंटे के लिए जो इसमें स्टैंड के अंदर रख देते हैं अपन, ताकि जितना जो वॉल्यूम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जितना वॉल्यूम सेटल डाउन हो जाता है उससे अपन ईएसआर की वैल्यू देते हैं। अब सेल्स कैसे सेटल होती है, लाइक रूलेक्स फॉर्मेशन वो बनाती है, ठीक है। ऐसे रूलेक्स फॉर्मेशन सारी आरबीसी क्या होती है, आपस में अटैच हो जाती है और अटैच होकर रूलेक्स फॉर्मेशन बनाती है, नहीं कि जैसे सारे सिक्के अपन एक साथ इकट्ठे कर दो, सारे कॉइन्स के जो सिक्के ना एक साथ इकट्ठे करके रख दो, वैसे रूलेक्स फॉर्मेशन होती है, तो वो यहाँ पे बन जाती है। देन बनने के बाद में ऊपर जो प्लाज्मा आता है उससे अपन बेसिकली क्या करते हैं, जो ईएसआर की वैल्यू को बताते हैं। वेस्टर्न मेथड में ये करते हैं, और सेम विंट्रॉप मेथड में भी क्या किया जाता है, जो विंट्रॉप ट्यूब होती है उसको पार्शियल पिपेट की हेल्प से अपन ब्लड सैंपल फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में उसको अपन या तो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं या फिर उसको अपन विंट्रॉप स्टैंड होता है उसमें रख देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही होगी, ये जो पार्ट ऊपर का नज़र आ रहा है ये क्या ईएसआर की वैल्यू है अपने पास में। तो 2 मेथड से जनरली परफॉर्म किया जाता है। तो आपको ये बोलना है कि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ईएसआर कितने मेथड के थ्रू अपन परफॉर्म कर सकते हैं मेनली, तो मेनली तो 2 ही मेथड होते हैं, वेस्टर्न मेथड और विंट्रॉप मेथड। बाकी अदर मेथड भी होते हैं, जैसे जीटा मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, कि आपको कोई भी एक अननोन सैंपल दे दिया, जैसे ये अननोन सैंपल, आपको इसमें ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अपन को नहीं पता है कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे एंटी सीरा की हेल्प के थ्रू। यानी आप क्या करोगे, यानी वहाँ पे जो पेशेंट का ब्लड है उसको रख दोगे, यानी जैसे ड्रॉप वाइज बना के रखते अपन, और इसमें एंटी ए एंटी बी और एंटी डी डाल देंगे, फिर डिटेक्ट करेंगे कि यार किस में क्लम्बिंग बन रही है। तो जिसमें क्लम्बिंग बनती है उसी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड ग्रुप अपन बताते हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे परफॉर्म करवाते ही करवाता है कि आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे वो पूछ सकता है कि अगर जो है मदर का ग्रुप ये है और बेबी का ग्रुप ये है, और आप इसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हो, यानी जो बच्चे का ग्रुप ओ है तो आप इसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हो और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हो। तो इस टाइप की क्वेश्चंस वो आपसे पुटअप कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट इन न्यूबार चैम्बर के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट करना या फिर आरबीसी को काउंट करना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, आप डब्ल्यूबीसी का देख सकते हो, आरबीसी काउंट का देख सकते हो। वैसे आप प्लेटलेट काउंट कैसे कर सकते हो, वहाँ पे एसिनोफिल काउंट कैसे कर सकते हो, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट मोस्टली डब्ल्यूबीसी और आरबीसी काउंट ही वो आपसे पूछता है। तो इन सबकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप वहाँ से इनको देख सकते हो। तो न्यूबार चैम्बर में जब अपन काउंट करते हैं तो आपको पता है कि 4 कॉर्नर स्क्वायर्स तो अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए यूज़ करते हैं। एंड मिडिल का जो होता है सेंट्रल स्क्वायर, उसके 4 कॉर्नर्स प्लस 1 सेंट्रल स्क्वायर जो होता है वो अपन आरबीसी के लिए यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। और प्रोसीजर आपको पता ही है क्या करना है, जो भी पिपेट है उसके अंदर 0.5 तक आपको सैंपल ऐड करना है, फिर आपको रिएजेंट ऐड करना है, फिर मिक्सिंग करनी है। वो सारी स्टोरी आपको पता ही कि कैसे अपन करेंगे, तो वो उन सब की वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगी। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी काउंट किस में इंक्रीज़ हो जाता है, किस में डिक्रीज़ हो जाता है, इनके क्या क्या रीज़न है। वैसे डब्ल्यूबीसी के भी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो सबकी सिग्निफिकेंस आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, सभी काउंट्स के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जामिनर पूछता है। अगर आप कोई भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछता है वो, कि ब्लड कलेक्शन साइट कौन सी होती है। अगर आप डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा, और उसकी टेक्निक क्या होती है।
तो ब्लड कलेक्शन की जो साइट होती है सबसे मोस्ट प्रोबेबली होती है वो अपने पास में होती है मीडियल क्यूबिटल वेन होती है, या फिर आप उसको क्यूबिटल फोसा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट अपने पास में होती है बेसिक वेन होती है, और यहाँ पे सफलिक वेन होती है। ये सारे वेन्स आप यहाँ से देख सकते हो। इन सब वेन से अपन क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट, अब कलेक्शन कैसे किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वेन आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आपने वेन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको क्लीन करना होता है। क्लीनिंग करने के बाद में आपको वहाँ पे टॉर्निकेट या फिर रबर बैंड जो भी आप अप्लाई करोगे उसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में सिरिंज या वैक्यूम ट्यूनर जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे, उससे अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं। और जो प्रोबेबली जो ट्यूब है अपनी, लाइक जो भी वैक्यूम ट्यूनर्स उनमें जो है सैंपल को ट्रांसफ़र करना होता है। अब यहाँ पे वैसे मैंने कंप्लीट उसी का चार्ट लगा दिया है कि जो वैन पंक्चर करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछता है, कई बार एग्जामिनर आपसे जब टेबल वाइवा लेता है तो आपको टेबल में सामने बिठाता है, वो आपसे पूछता है कि ब्लड कलेक्शन करने के लिए आपको किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, आप वहाँ से क्या क्या पिकअप आपको करना है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको डेफिनेटली पिकअप करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके हॉस्पिटल में जहाँ पे आप वर्क करते हो अगर सिरिंज से ब्लड कलेक्शन करते हो तो डेफिनेटली आप सिरिंज पिकअप किए। अगर आपसे वहाँ पे ब्लड कलेक्शन करते हो तो आपको वो पिकअप करना है। फिर आपको नीडल्स पिकअप करनी है, ठीक है। देन ग्लव्स आपको डेफिनेटली पिकअप करना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है, आपको ग्लव्स वेयर करके कलेक्शन करना होता है। टॉर्निकेट पिकअप करना है, ठीक है। और कोई भी शार्प कंटेनर जिसमें आप जो भी नीडल का जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड करने के लिए वो अपन को चाहिए। उसके अलावा पेशेंट को क्लीनिंग करने के लिए अपन को अल्कोहल चाहिए, या फिर स्प्रिट आप यूज़ करते हो तो वो ज़रूर यूज़ करना है, वो पिकअप करना है वहाँ से। और फिर जो भी अपने जो ट्यूब्स है, सारी कलेक्शन की जो ट्यूब्स है वो आप पिकअप कर सकते हो। एंड बैंडेड, कि कई बार तो क्या करते हैं अपन, जो पेशेंट का ब्लड नहीं रुकता है कलेक्शन करने के बाद में तो आपको बैंडेड लगाना होता है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर नेसेसरी इक्विपमेंट्स आपको यहाँ से पिकअप करने होते हैं। ये रिक्वेस्टेड फॉर्म अगर वैसे ऑलरेडी फिलअप होता है, अगर नहीं है तो आप ये भी पिकअप कर सकते हो। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनर पूछता है आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें पिकअप करके मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है अपने पास में, कई बार आपसे एल्बिनोमीटर के बारे में डेफिनेटली एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि जनरली इसका यूज़ आजकल होता ही नहीं है, क्योंकि आजकल अपन एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने के लिए रिएजेंट स्ट्रिप्स आ चुकी है जिससे अपन सडन विद इन 1 मिनट में रिजल्ट दे देते हैं, तो इसलिए एल्बिनोमीटर का जनरली यूज़ नहीं होता है। तो कौन सा एल्बिनोमीटर यूज़ किया जाता है, तो एसबैक एल्बिनोमीटर यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। जिसकी मार्किंग 2 होती है, एक यू होती है एक आर होती है। यू यूरिन के लिए होती है और आर रिएजेंट के लिए इसकी मार्किंग होती है। नेक्स्ट जो होता है अपने पास में यूरिनोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिनोमीटर का यूज़ क्या होता है। यूरिनोमीटर का यूज़ होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इसका वजह मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अगर आपसे एग्जामिनर कैलकुलेट करवा लेता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करो यूरिन की, तो आपको सीखने के लिए वहाँ से कंप्लीट वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको, कि वैक्यूम ट्यूनर्स जो ट्यूब्स होती है वो कलर वाइज क्या बताती है आपको, ठीक है। अगर उनकी जो कैप का जो कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये आपसे। तो अगर रेड कलर की कैप उस पर प्रेजेंट है, दैट मीन उस ट्यूब के अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देने वाले कुछ इंटीग्रेंट्स, ठीक है, जिसको अपन एंटीकोगुलेंट के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब का जो जनरली यूज़ होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, लाइक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, चाहे एलाइजा भी हो सकता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से कंपल्सरी नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट होती है ग्रे कलर की जो है कैप होती है, जिसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, जो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए की जाती है। ये पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था, जब अपन ग्लूकोज एस्टिमेशन किया था यूरिन का, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। ये ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए की जाती है। पर्पल कलर की होती है जिसको अपन लेवेंडर कलर भी बोलते हैं। ये ईडीटी वाइल जिसको बोला जाता है, या ईडीटी ट्यूब बोलते हो, ठीक है। ईडीटी की फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है, इथाइल डाइनमाइट टेट्राएसिटिक एसिड होती है, जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसका क्या क्या यूज़ होता है, तो आप हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलोगे, लाइक कंप्लीट सेल्स काउंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ESR के लिए कर सकते हो, PCV के लिए कर सकते हो, या फिर जनरली CBC जिसको बोलते हैं अपन, कि कंप्लीट सेल काउंट के लिए जिसको यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट जो ब्लू कलर की होती है वो सोडियम साइट्रेट इसमें यूज़ किया जाता है, वो पीटी वाइल के नाम से भी जनरली उसको लोग बोलते हैं, जिसमें पीटी टेस्ट और एपीटीटी टेस्ट आप लगा सकते हो। पीटी टेस्ट क्या होता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हो। ग्रीन कलर होता है हेपेरिन के लिए, जो बोन मैरो स्टडी के लिए किया जाता है। साइट्रेट सिर्फ होता है जिसमें वो ब्लड कल्चर के लिए यूज़ की जाती है। और ईडीटी K2, देखो ये जो होती है K1 वाली होती है ऊपर वाली थी, और ये K2 वाली होती है, ये जनरली ब्लड बैंक में यूज़ की जाती है, ठीक है, ग्रुपिंग वगैरह के अंदर, या फिर ब्लड टेस्टिंग या ब्लड टाइपिंग जो होता है वहाँ पे उनके लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर की, जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई है कि एग्जामिनर और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।